हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन हमारा 125 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो अपने साथ साथ दूसरे को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र को किस काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? गीत फरोश पर, चकित है दुख, या फिर अंधेरी में, या फिर बुनी हुई रस्सी पर? इनको कौन सी कृति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनकी जो बुनी हुई रस्सी, इनका जो काव्य संग्रह है, उस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवादी कविता का प्रसार काल कब तक माना जाता है? प्रकृतिवादी कविता का प्रसार काल जो है वो कब से कब तक माना जाता है? 1950 से, 1945 से, 1935 से, या फिर 1930 से? कब से माना जाता है, ये बात पूछी जा रही है प्रकृतिवादी कविता का। ठीक है, प्रकृतिवादी कविता का जो है वो है 1945। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय एक सेकेंड नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, या फिर 10वीं अनुसूची में? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, टाटा मेमोरियल द्वारा, या फिर साहित्य अकादमी द्वारा, या फिर संस्कृत विद्यापीठ के द्वारा? किसके द्वारा दिए जाते हैं कौन सम्मान? व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो सरस्वती और व्यास सम्मान दोनों ही के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इन कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम निर्धारित करना है, मतलब कि इनको क्रम से लगाना है। तो ग्राम रक्षाबंधन मैं ना बोलूंगी उसने कहा था, या फिर उसने कहा था ग्राम मैं ना बोलूंगी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन ग्राम उसने कहा था मैं ना बोलूंगी, ग्राम रक्षाबंधन उसने कहा था मैं ना बोलूंगी। यहाँ पर कौन सी कहानी का जो है वो क्रम सही है, ये बात पूछ रहा है। तो सही क्रम निर्धारित करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, पहले ग्राम, फिर रक्षाबंधन, फिर उसने कहा था, फिर मैं ना बोलूंगी। यही क्रम क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। इस कथन किस विद्वान का है? ये कथन जो है किस विद्वान का है? प्रेमचंद का है, नामवर सिंह का है, रामविलास शर्मा का है, फिर डॉक्टर नागेंद्र का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नामवर सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी संज्ञा किसने दी है? भारतेंदु ने, किशोरी लाल गोस्वामी ने, गुलाब राय ने या फिर रामविलास शर्मा ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु ने ये संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी कहानी के प्रारंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका का या फिर सरस्वती का या फिर इंदु का या फिर कविवचन सुधा का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन कहानियों को क्रम से लगाइए। ठीक है, क्रम से लगाना है। दुलाई वाली, प्लेग की चुड़ैल या फिर इंदुमती, विदर्णी हृदय या फिर विदर्णी हृदय, प्लेग की चुड़ैल, दुलाई वाली, इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, इंदुमती, दुलाई वाली, विदर्णी हृदय या फिर इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, दुलाई वाली और विदर्णी हृदय। यहाँ पर इसका कौन सा क्रम सही हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका जो क्रम सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, दुलाई वाली और विदर्णी। यही इसका क्या हो जाएगा? सही अनुक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? पारिवारिक समस्या है, युद्ध और उनके बाद की समस्या है, उसके बाद की समस्या है, फिर सामाजिक समस्या है, फिर राजकाज की समस्या है। तो अंधा युग नाटक में जो समस्या थी वो कौन सी समस्या थी, ये बात पूछी जा रही है। तो अंधा युग नाटक में जो समस्या थी वो थी युद्ध और उसके बाद की समस्या थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तातर और एक वीर राजपूत कहानी किसकी लिखी हुई है? तातर और एक वीर राजपूत कहानी किसकी लिखी है? मैथिली गुप्त की, किशोरी लाल गोस्वामी की, माधव प्रसाद मिश्र की या फिर वृंदावन लाल वर्मा की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन लाल वर्मा का है। नेक्स्ट है कि यथार्थवादी लेखन की विशेषता है। यथार्थवादी लेखन की विशेषता क्या है? आदर्श का अनुकूल प्रयोगकर्ता या फिर फोटोग्राफिक चित्रणकर्ता या फिर ब्यौरेवार चित्रण, चरित्र, यहाँ पर चरित्र होना चाहिए, चरित्र नहीं करता या फिर कल्पना प्रधान होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यथार्थवादी लेखन की विशेषता पूछ रहा है। तो यथार्थवादी लेखन की जो विशेषता है वो है फोटोग्राफिक चित्रण करता। क्या है? फोटोग्राफिक चित्रण करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? नंदुलारे वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने, भारतेंदु ने या फिर नामवर सिंह ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामविलास शर्मा ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बूढ़ी काकी, ताई, हार की जीत, आकाशदीप कहानियों के कहानीकारों को क्रम सह लगाए, है ना, क्रम से लगाना है। ये यहाँ पर क्रम पूछ रहा है, क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद की है बूढ़ी काकी, ठीक है, प्रेमचंद की क्या है? बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी किसकी है? प्रेमचंद की है। ताई किसकी है? विशंभरनाथ शर्मा की है, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की है। और हार की जीत किसकी है? तो हार की जीत है सुदर्शन की। आकाशदीप किसकी है? तो आकाशदीप है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो यही इस कहानी का क्या हो जाएगा? यही इनके लेखकों का क्रम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहानीकारों का यही क्रम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानवतावादी लेखक की विशेषता है कि वह प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण करता है, प्रकृतिवादी लेखक से सद्भाव बनाता है या फिर प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है या फिर यथार्थवाद का विरोधी होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। 10 गुण होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, फिर 7 होते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 गुण होते हैं भरत मुनि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक इनमें से किस विशेषता को नहीं अपनाता है। अर्थहीन आचरण को, कामासक्ता चेष्टाएं को, या फिर गर्भविंत धार्मिक भाव को, या फिर नैसर्गिक नैतिकता को। किसको नहीं अपनाता है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैसर्गिक नैतिकता को नहीं अपनाता है। नेक्स्ट है कि प्रसाद की कहानियों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। इनमें घटनाओं का अतिरेक है, अमूर्त घटनाओं का अतिरेक है, या फिर इनका रूप चित्रण अतिशय काव्य में है, या फिर वातावरण निर्माण करती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें घटनाओं का अतिरेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि असंगत अनुक्रम छांटिए। असंगत अनुक्रम को छांटना है। पंच परमेश्वर 1918, कफन 1936, विथफगा 1937, खेल 1927। यहाँ पर असंगत कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1927, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी कहानी साहित्य की बृहत्त्रयी के रूप में किसे जाना जाता है। बृहत्त्रयी के रूप में पूछ रहा है, बृहत्त्रयी के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेमचंद, सुदर्शन और कौशिक, यही तीनों लोगों को बृहत्त्रयी के रूप में जाना जाता है हिंदी कहानी में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। नेक्स्ट है कि जैनेन्द्र की कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में लगाएं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम लगाना है जैनेन्द्र की कहानी का। तो यहाँ पर खेल, फांसी, पाजेब, एक रात, नहीं ये तो नहीं होगा। खेल, फांसी, एक रात, पाजेब, खेल, फांसी, एक रात, पाजेब, ये भी नहीं होगा। फांसी, खेल, पाजेब, एक रात, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। खेल, फांसी, एक रात और पाजेब, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई कहानी के स्थान पर आ कहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया। आ कहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया, 1960 या 61 के बीच में, या फिर 1960 या 62 के बीच में, 1959 या 61 के बीच में, 1962 या 63 के बीच में, कब प्रतिष्ठित किया गया, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इनको प्रतिष्ठित किया गया 1960 या 62 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असंगत अनुक्रम बताइए। ठीक है, यहाँ पर गदल रंगे रागों का, या फिर हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त का, दोपहर का भोजन शेखर जोशी का, हंसा जाई अकेला मार्कंडे का। यहाँ पर इसमें कौन सा विकल्प जो है वो असंगत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दोपहर का भोजन शेखर जोशी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है। नई कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से संबंधित कौन नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, या फिर महीप सिंह। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महीप सिंह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी के लेखक कौन है। स्वयं प्रकाश हैं, उदय प्रकाश हैं, राजेंद्र यादव हैं, फिर बालमुकुंद गुप्त हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदय प्रकाश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुधीर घोषाल कहानी के लेखक कौन है। शरद चंद्र हैं, रमेश उपाध्याय हैं, देवेंद्र हैं, या फिर काशीनाथ सिंह हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काशीनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि श्रावकाचार किस कवि की रचना है। श्रावकाचार सरप्पा की,
सरबप्पा की या फिर देवसेन की या फिर शालिभद्र सूर्य की। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये देवसेन की रचना है श्रावकाचार। नेक्स्ट ये दोहा कोश के रचयिता हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? आशुक कवि हैं, शालिभद्र सूर्य हैं, स्वयंभू हैं या फिर सरप्पा हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सरप्पा की रचना है दोहा कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेश और बाहुबली रास किसकी रचना है? भारतेश और बाहुबली रास जो है ये शालिभद्र सूर्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि परमार्थ प्रकाश हुआ योग सार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? राम सिंह हैं, जोइंद हैं, रोड़ा हैं या फिर पुष्प दंत हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोइंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिष ठाकुर हैं, लक्ष्मीधर हैं, सोम प्रभु सूर्य हैं या फिर देवसेन हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्योतिषर ठाकुर की रचना है वर रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? भाषा सर्वेक्षण जो है ये किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, गियर्सन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर रामचंद्र शुक्ल की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गियर्सन की रचना है। और अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं लाइक करने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इतवार ला लितेर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, फ्रेंच में या फिर जर्मन में? किस भाषा में ये लिखा गया है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये लिखा गया है किसमें? ये लिखा गया है फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? शिव सिंह सरोज है, विश्वबंधु विनोद है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रथम की बात हो रही है यहाँ पर। तो प्रथम कौन है? प्रथम है शिव सिंह सरोज, जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है। हिंदी भाषा की बात हो रही है, ठीक है, हिंदी भाषा की बात हो रही है और साहित्य की बात हो रही है ना। तो ये हिंदी भाषा में जो लिखा गया वो शिव सिंह सरोज ही लिखा गया है प्रथम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुंवर वर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, फिर चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था, पुरानी हिंदी नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन से हैं? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं, राहुल शंकरत्यायन हैं, धीरेन्द्र वर्मा हैं या फिर डॉक्टर रसाल हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राहुल शंकरत्यायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उक्त व्यक्ति प्राकरण के रचयिता कौन है? लक्ष्मीधर हैं, राम सिंह हैं, दामोदर शर्मा है या फिर धनपाल हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उक्त व्यक्ति प्राकरण की बात हो रही है, तो ये दामोदर शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद हैं, विद्याधर हैं या फिर सोम प्रभु सूर्य हैं या फिर धनपाल हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेमचंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? एक भाग में, दो भाग में, चार भाग में या फिर तीन भाग में? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार भाग में ये विरचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है? संधि काल और चारण काल की संज्ञा किसने दी है? गियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने चारण काल और संधि काल नाम दिया है किसका? आदिकाल वीरगाथा काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आशुक कवि की रचना है। आशुक कवि की रचना कौन सी है? नेमिनाथ रास, चंद्रबाला रास या फिर स्थूल भद्र
रास या फिर चर्यापद। यहाँ पर आशु कवि की रचना पूछी जा रही है, तो आशु कवि की जो रचना है वो है चंद्रवाला रास है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाउमचर्यु के रचयिता हैं। पाउमचर्यु के रचयिता कौन है? पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, अब्दुल रहमान हैं या फिर स्वयंभू हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्वयंभू की रचना है पाउमचर्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? हेमचंद हैं, पुष्पदंत हैं, स्वयंभू हैं या फिर डोम्बिपा हैं। यहाँ पर डोम्बिया लिखा, डोमिया नहीं डोम्बिपा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेमचंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की है, रोड़ा की है, राम सिंह की है या फिर हेमचंद्र की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम सिंह की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकट पैगलम किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर की है, सरप्पा की है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है, फिर जोइंद की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मीधर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने या फिर रामविलास शर्मा ने, किसने कहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है, किस कहा है? राम कुंवर वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आज्ञे ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। इस पंक्ति में रचनाकार हैं, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? चरणदास हैं, भारतेंदु हैं, बनारसी दास जैन हैं, फिर अमीर खुसरो हैं। तो ये बात किसने कही थी? सबसे पहले तो अमीर खुसरो ने कही थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहारड़ी कहा है? कहारड़ी इसने किस रचना को कहा है? किसने? विद्यापति ने। विद्यापति की बात हो रही है तो इन्होंने कीर्तिलता को ही कहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्वेता श्वेतांबर उपनिषद में, रामायण में, कौशिकी व ब्राह्मण में या फिर छंदो उपनिषद में, किसमें मिलता है? तो ये मिलता है सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, श्वेता श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? कितने वर्ष जोड़ो तो विक्रमी संवत बनता है? 60 वर्ष, 57 वर्ष, 64 वर्ष या फिर 80 वर्ष। किसने वर्ष जोड़ना पड़ता है कि विक्रमी संवत बन जाता है? तो यहाँ पर जो जोड़ना पड़ता है वो जोड़ना पड़ता है 57 वर्ष ना। तो 57 वर्ष जोड़ दो तो उसमें विक्रमी ईस्वी सन में विक्रमी संवत बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में या फिर दक्षिणी भारत में। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी भारत में सगुण भक्ति का मूल माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निगुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? छंदो उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद या फिर मांडुको उपनिषद या फिर बृहद अरण्यकोपनिषद। तो ये किसको माना जाता है? ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा, श्वेतांबर उपनिषद को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बीजक के संकलनकर्ता का
संपादक कौन थे? बीजक के संकलन करता हुआ संपादक कौन थे? धर्मदास थे, गुरु नानक देव थे, रैदास थे या फिर मीराबाई थी? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। धर्मदास ने बीजक का संकलन किया था। नेक्स्ट है कि बरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता हैं, तो बरवे नायिका भेद किसका है? तो बरवे नायिका भेद है यहाँ पर रहीम दास का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मोह मुद्गर के रचनाकार हैं। मोह मुद्गर के रचनाकार कौन हैं? गोरखनाथ हैं, नाभादास हैं, नंददास हैं या फिर शंकराचार्य हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर विलास के रचयिता कौन है? सुंदर विलास के रचयिता कौन है? कबीर दास हैं, मलुक दास हैं, सुंदर दास हैं या फिर रैदास हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर दास की रचना है सुंदर विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशा दीवार के रचयिता कौन है? आशा दीवार के रचयिता कौन है? गुरु नानक हैं, गुरु गोविंद सिंह है, अर्जुन देव हैं, गुरु अर्जुन सिंह हैं या फिर गुरु रामदास हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय वाणी किसकी रचनाओं का संकलन है? हृदय वाणी किसकी रचनाओं का संकलन है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये है दादू दयाल की रचनाओं का संकलन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल ने के अनुसार है। रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है? शुक्ल जी के अनुसार पूछी जा रही है, तो शुक्ल जी के अनुसार है 1643 से 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी है? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या फिर रामकुमार वर्मा ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने ये संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? ठीक है, कलाकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल या फिर रीतिकाल? कई बार ये क्वेश्चन पढ़ाई हो, तो कमेंट में इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है क्या नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो श्रृंगार काल नाम देने वाले हैं पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काल क्रमानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? बिहारी, चिंतामणि, पद्माकर या फिर केशवदास? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? चिंतामणि से, केशवदास से, मतीराम से या फिर भूषण से? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अविरल परंपरा की बात हो रही है तो चिंतामणि से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है, केशवदास से, मतीराम से, चिंतामणि से या फिर बिहारी से? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि से माना है आचार्य शुक्ल ने। नेक्स्ट है कि श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है? श्रृंगार सागर किसकी रचना है? मतीराम की है, मोहनलाल मिश्र की है, बिहारी की है, फिर केशवदास की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतीराम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गियर्सन ने या फिर मिश्र बंधु ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा का पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इनमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का समय का समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को नहीं
केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ये पंक्तियां किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर रसाल की, मिश्र बंधु की या फिर रामचंद्र शुक्ल की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य निर्णय के रचयिता हैं। काव्य निर्णय किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की है, आलम की है, भिखारी दास की है या फिर मतीराम की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भिखारी दास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी गई है? 1850 ईस्वी से आज तक, 1900 ईस्वी से या फिर 1920 ईस्वी से या फिर 1700 ईस्वी से। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1850 ईस्वी से आज तक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल जी हैं, राम प्रसाद निरंजनी है या फिर श्रद्धाराम फुलेरी हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है या फिर सदल मिश्र है या फिर नवीन चंद है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश की बात हो रही है। गुजराती भाषा में, अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? प्रेमा, एक सेकेंड, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? प्रेमा माना जाता है, त्यागपत्र या फिर गोदान या फिर परीक्षा गुरु। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग्यवती उपन्यास के रचयिता कौन है? भाग्यवती उपन्यास के रचयिता कौन है, ये बात पूछी जा रही है। ईश्वर दास हैं, जैनेन्द्र हैं, श्रद्धाराम फुलेरी हैं या फिर जैनेन्द्र राजेंद्र वाला हैं। तो राजेंद्र वाला घोष हैं या फिर श्रद्धाराम फिल्लोरी हैं। यहाँ पर भाग्यवती उपन्यास की बात हो रही है, तो भाग्यवती उपन्यास किसका है? श्रद्धाराम फिल्लोरी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? कानपुर से, आगरा से, कोलकाता से या फिर इलाहाबाद से। तो प्रजा हितैषी जो निकलता था वो आगरा से निकलता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रकाशन करने वाले थे? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन थे? भारतेंदु थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, नवीन चंद थे या फिर आगे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, नवीन चंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? सितारे हिंद की बात हो रही है कि सितारे हिंद जो है किस लेखक का उपनाम है? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर हरिश्चंद्र या फिर प्रेमचंद। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया? यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया? डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, राम कुमार वर्मा द्वारा या फिर रामविलास शर्मा द्वारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1913 में इनको गीतांजलि पर पुरस्कार दिया गया नोबेल। नेक्स्ट है कि गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, फिर बाल गंगाधर तिलक हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1903 में, 1993 में, 1893 में, 1901 में या फिर 1900 ईस्वी में? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर किस वर्ष प्रारंभ हुआ ये बात पूछी जा रही, तो ये 1900 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था ना, तो यहाँ पर देखिए ये 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और 1903 से इसके संपादककर्ता कौन बन गए थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से, काशी से, कानपुर से या फिर कलकत्ता से? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशी से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला? 1903 में, 1900 ईस्वी में, 1902 में, 1905 में? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको बताई हूँ, तो ये 1903 से इन्होंने इसका कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1903 में, एक सेकेंड, 1903 में, 1902 में, 1900 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में? कब प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1900 ईस्वी से इन्होंने प्रकाशित किया। नेक्स्ट है कि सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? चिंतामणि घोष थे, रामचंद्र शुक्ल थे, प्रसाद थे या फिर निराला थे? सरस्वती के प्रकाशक का को पूछ रहा है कि प्रकाशक कौन थे, तो यहाँ पर जो प्रकाशक थे वो थे चिंतामणि घोष थे, सबसे पहले इन्होंने ही प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? संपत्ति शास्त्र किसका है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी ये बात पूछी जा रही, तो 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी उद्धरणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई? तो क्या लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में या फिर कानपुर में या फिर प्रयाग में? कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी सबसे पहले कहाँ पर? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, आज्ञे ने या फिर रामकुमार वर्मा ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद का सीमांकन माना जाता है 1918 से 1936 ईस्वी, 1920 से 1940 ईस्वी, 1915 से 1930 ईस्वी, 1900 से 1936 ईस्वी? कब माना जाता है ये बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1918 से 1936 ईस्वी माना जाता है। नेक्स्ट है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? एक भारतीय आत्मा, तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कौन नहीं है ये बात पूछी जा रही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनार्दन प्रसाद झा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? तो छायावाद को छायावाद नाम देने वाले कौन है? तो वो है कौन? मुकुटधर पांडे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है वन का महत्व प्रकृति पर्यवेक्षण प्रेम का स्वच्छंद भंगी गीगामाओं में चित्रण कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग में की विशेषताएं हैं? ये किस युग की विशेषताएं हैं ये बात पूछी जा रही है, तो ये हैं सब छायावाद की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावादी काव्यधारा के समांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, प्रयोगवादी काव्यधारा, अकविता या फिर उत्तर आधुनिक? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा चलती रही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता पूछ रहा है, तो वो है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? प्रेम पूर्णिमा में, पंच परमेश्वर में, मानसरोवर में या फिर सप्त सरोज में? ये कहानी मैं पढ़ाई हूँ। अगर जो लोग डिटेल इस कहानी का पढ़े होंगे, यूजीसी नेट वालों को पढ़ाई हूँ, तो उन लोगों को पता चल गया होगा। तो ये पंच परमेश्वर में है। किसमें? पंच परमेश्वर में क्या है? संग्रहित है। नेक्स्ट है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है या फिर देवनागरी है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर मैसूर में? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 102 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी के, बघेली के, ब्रजभाषा के या फिर अवधी के? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी के क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण की बात हो रही है, तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। का पहला वर्ण है और गा तीसरा वर्ण है। यही क्या है? अल्प प्राण है। नेक्स्ट है कि ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, फिर कंठ तालव्य कहलाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या फिर वर्ण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, तो वर्ण जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जो का, खा, गा होते हैं, ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी औद्योगिकरण, औद्योगिकरण या फिर औद्योगिकी। यहाँ पर जो सही वर्तनी है वही बताना है। तो यहाँ पर 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिकीकरण। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पर शुद्ध शब्द सच्चिदानंद, सच्चितानंद। यहाँ पर शुद्ध सच्चिदानंद कौन सा लिखा है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो सच्चिदानंद लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा। सत्याग्रह ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद यहाँ पर 109 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सत्यधन आग्रह हो जाएगा या एक स्वर दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। सन्मार्ग, तो समधन मार्ग हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो यहाँ पर इसमें प्रत्यु उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सॉरी, प्रत्यु लिखा ना, तो यहाँ पर प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? कौन सा शब्द है जिसकी रचना प्रत्यय से हुई है? मतलब कि किस शब्द में प्रत्यय लगा है, यही बात पूछी जा रही है। तो इनमें से किसी में भी प्रत्यय नहीं लगा है, क्योंकि अभियोग में अभि उपसर्ग है, व्यायाम में वी उपसर्ग लगा है और अपमान में अप उपसर्ग लगा है। तो सब में उपसर्ग लगा है, इसलिए इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर मतलब कि लंबा है जिसका, उदर अर्थात भगवान गणेश, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? दोनों पद क्या रहते हैं? अप्रधान रहते हैं, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ये इनके दोनों पद अप्रधान रहते हैं, कोई तीसरे व्यक्ति की ओर क्या होता है इसमें विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट है कि मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि मृग के समान नयन वाली।
मृग के समान नयन वाली तो विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द है जो देशज नहीं है? तो यहाँ पर पुष्कर जो है ये देशज नहीं है। नेक्स्ट है कि सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है? सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जब समुदाय की विशेषता बता रहा है तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि 20 लोग थे मतलब उसमें संख्या कोई निश्चित नहीं थी, तो अनिश्चित संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो जो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो नहीं है क्या? पिक। पिक है, ये कोयल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरस का विलोम होगा। नीरस का विलोम क्या हो जाएगा? तो नीरस का विलोम जो होगा वो होगा सरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे दुर्जेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? अंडे के शहजादा का अर्थ क्या है? 121 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या है? आम गुठलियों के दाम, है ना, बचपन में बहुत बोलते थे आम गुठलियों के दाम, तो ये दोहरा लाभ होना। क्या हो जाएगा? दोहरा लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वीर और आल्हा जो है ये किस जाति का छंद है? तो ये है मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर उपमा जो है ये शब्द में नहीं आता, ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग हमारे टेलीग्राम से चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, और जो लोग आज चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों तक सही क्लासें आप लोगों तक पहुंच सके सबसे पहले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कभी कभी थोड़ी सी टाइम हो जाती है, नहीं तो 5:30 बजे क्लास होती है। ठीक है, 5:30 बजे क्लास डेली होती है, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है तो 6 बजे भी होती है, लेकिन क्लास हमारी डेली होती है। और जब कोई क्लास नहीं हो पाती है तो हम पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्लास में जरूर जुड़िए, और जो लोग आज आए हैं नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।